Years, we are years. स्वागत है आपका एएस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हम मुहावरे को देख चुके हैं, अभी आपके पास लोकोक्ति है, वो भी हो जाएगी आगे। आज हमारे पास शब्द निर्माण की एक और प्रक्रिया हमारे पास। देखिए, संधि को हमने पढ़ लिया था, समास को भी पढ़ लिया था, सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय बचे थे आपके दो। ठीक है, तो आज आपके पास है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, संधि से 5 नंबर की क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, उपसर्ग से भी 5 नंबर, प्रत्यय से भी 5 नंबर और समास के भी 5 क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिला के शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया उसमें 5 आते हैं आपके पास। ठीक है, शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया ये समझ लीजिए कि समास के 5 क्वेश्चन बनने हैं, संधि के भी 5 बनने हैं और उपसर्ग के भी और प्रत्यय, इन सब के कितने बनने हैं आपके पास? 5-5, यानी 20 नंबर है आपके पास से। ठीक, तो आज हम देखेंगे आपके पास, आज आपके पास है उपसर्ग। चलिए बात करते हैं उपसर्ग की। देखिए, उपसर्ग क्या है, सबसे पहले याद रखिए, एक शब्द निर्माण की क्या है, ये एक परंपरा है। ठीक, सॉरी, शब्द निर्माण की क्या है, ये कि विधि है। ठीक, कहने का मतलब कि उपसर्ग के माध्यम से हम नए शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्या कहती है इसकी परिभाषा, अगर मैं बात करूं कि वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के अवयव शब्द आया, अवयव आपको पता है कि अविकारी शब्दों को ही अवयव कहा जाता है। कहने का मतलब कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वे शब्द, वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके उसके यानी मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं आपके पास? उपसर्ग कहलाते हैं। बात करें अगर यहाँ पे उपसर्ग की, तो देखिए एक यहाँ पे लिखा है, देखिए हमारे पास शब्द था माता। ठीक है, माता क्या था? शब्द था माता। याद रखना एक बात हमेशा कि उपसर्ग जो है हमेशा वो शब्द की शुरुआत में लगते हैं, न कि बाद में। ठीक है, उपसर्ग जो होता है आपके पास, उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में लगते हैं, शब्द के ठीक है, पहली बात ही क्लियर हो गई कि उपसर्ग हमेशा क्या होते हैं, शब्द के शुरू में लगते हैं, न कि बाद में। बाद में जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, और जो पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ पे शब्द आपके पास माता, माता शब्द में अगर मैं कु उपसर्ग जोड़ दूं, ठीक, तो इसका क्या बन जाता है आपके पास? कुमाता। तो माता का जो आपके पास क्या बनेंगे, माता का बन गया कुमाता, जब कु उपसर्ग जोड़ा। कु का मतलब होता है बेटा बुरा या फिर बुरी, माता का मतलब माँ, यानी कुमाता कैसे कहते हैं? बुरी माता जो होती है आपके पास। यानी हम देख सकते हैं कि उपसर्ग का जो मूल अर्थ होता है आपके पास, वो उपसर्ग जो शब्द का मूल अर्थ होता है, उपसर्ग जोड़ने के बाद जो नया अर्थ होता है वो कहीं आसपास ही उसके होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए सत्य, सत्य का अगर विलोम बनाना है तो उसमें क्या जोड़ दिया? आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो आ धन सत्य क्या बन जाएगा? असत्य। शब्द था सत्य जिसका मतलब होता है सच बोलना, उसमें अगर मैंने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया आपके पास क्या? असत्य। यानी कह सकते हैं कि सत्य का विलोम हमारे पास क्या होता है? असत्य होता है। ठीक है, तो पहली बात क्लियर हुई आपको कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा क्या होता है? शब्द की शुरुआत में होता है, और प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के बाद में। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न दिया है यहाँ पे कि निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। ठीक है, अब बात करें अगर यहाँ पे कौन सा नहीं बना, देखिए असत्य जो बना वो बना आ उपसर्ग में, सत्यम शब्द में क्या जोड़ करके? आ उपसर्ग जोड़ के। कुपुत्र कैसे बना है? कु उपसर्ग जोड़ा जब हमने पुत्र शब्द में। ऐसी आपके पास कुमाता, कुमाता कैसे बना? कु प्लस माता शब्द से मिलकर। यानी ये जो है कु, ये आपके पास कु और ये आपके पास आ, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। जो कि बात करें कुलीन की, कुलीन आपके पास क्या? उपसर्ग से नहीं बना। क्यों? क्योंकि कुलीन जो बना है वो बना आपके पास कुल धन ईन पढ़ते से। कैसे बना है? कुल धन ईन पढ़ते से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, आ का मतलब होता है नहीं, और सत्य का मतलब सत्य, यानी जो सत्य नहीं है तो उसी को क्या कहते हैं?
असत्य कैसे कहते हैं? कु का मतलब होता है, अभी बताया था, बुरा, यानी बुरा, और पुत्र का मतलब होता है बेटा या पुत्र, ठीक है। यानी कुपुत्र कैसे कहते हैं? जो बुरा बेटा है, तो कुपुत्र का मतलब वही होगा जो बुरा बेटा होता है। ऐसी कुमाता कैसे कहते हैं? जो बुरी माँ होती उसे कहते हैं कुमाता। तो इसके हिसाब से अगर आप ऐसा करोगे इसको कि कु धन लीन, अगर आप कहते हैं कि सर कु उपसर्ग है तो यहाँ पे, तो कु का मतलब क्या होगा? बुरा, और लीन का मतलब होता है किसी चीज में मग्न होना। तो कुलीन शब्द जो बना हमारे पास, उसका अर्थ क्या हो रहा है? कुलीन का मतलब होता है ऊंचे कुल में पैदा हुआ हुआ, ऊंचे कुल में पैदा होने वाला, ठीक। कुलीन कहते हैं जो ऊंचे कुल में पैदा होता है। जबकि जब मैंने उपसर्ग के माध्यम से इसका अर्थ लगाया तो कु का मतलब होता है बुरा, लीन का मतलब किसी चीज में मग्न रहना, तो यानी बुरे में मग्न रहना। लेकिन वहां पे क्या है, इसका अर्थ नहीं मिल रहा आगे, तो सीधा सीधा पता चल गया ये उपसर्ग से हमारे पास नहीं बना। इस माध्यम से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कुलीन जो शब्द है वो किससे बना है? प्रत्यय से बना है, प्रत्यय से बना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अगला शब्द है आपके पास कि उपसर्ग विधि से बना शब्द है। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे उपसर्ग विधि से बना है, ठीक है। पहला है अत्यधिक। याद रखना ये भी आपके पास बनता है अति धन अधिक से। तो अति क्या है? उपसर्ग है एक, ठीक। दुकान किससे बना आपके पास? उपसर्ग विधि से बना शब्द ढूंढना था, ठीक। दु प्लस कान। ऐसी अध्यक्ष किससे बना है? अधि प्लस अक्ष से। और दुकाल किससे बना है? दु धन काल से, ठीक है। याद रखना कि अति, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और अधिक का ज्यादा, यानी अत्यधिक कब कहते हैं हम? कि जब ज्यादा से भी ज्यादा हो, ठीक। तो ये जो शब्द अत्यधिक है तो ये उपसर्ग से बना हुआ, लेकिन इस पर पहला अधिकार हमेशा किसका होता है? संधि का होता है, ठीक। पहला अधिकार हमेशा संधि को दिया जाता है। अगर संधि नहीं है उपसर्ग में तब उपसर्ग होगा। ऐसी अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है, इस ये भी आपके पास क्या, इसमें भी हमेशा क्या हमारे पास संधि को पहला अधिकार दिया जाता है। बने ये भी उपसर्ग से, लेकिन पहला अधिकार संधि को दिया जाता है। अगला है दुकान। द्वि का मतलब होता है दो, और कान का मतलब होता है कान, यानी जिसके दो कान हो। तो दुकान शब्द क्या होता है? जिसके दो कान होते हैं, या फिर जबकि दुकान का अर्थ क्या होता है आपके पास? कि जो एक आजीविका चलाने के लिए होती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ नहीं मिल रहा, इसलिए ये दुकान क्या है? बना नहीं है आपके पास। तो लास्ट में बचा दुकाल। तो यानी दो का मतलब होता है बुरा, काल का मतलब समय, यानी जो क्या हो बुरा समय उसे कहते हैं दुकाल। यानी हमें पता चल गया यहाँ पे कि ये जो दुकाल शब्द वो किससे बना? आपके पास उपसर्ग से बना। बल्कि जबकि अत्यधिक बना तो है, लेकिन पहला अधिकार इसमें संधि का होता है। दुकान बिल्कुल बना नहीं है। अध्यक्ष भी बना है, लेकिन उसका पहला अधिकार हमेशा संधि का होता है, ठीक है। क्लियर है चीजें? बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, ठीक है। अत्यधिक यही था आपके पास, दुकान, अध्यक्ष, ये सारी चीजें नीचे लिखिए। देखिए अति प्लस अधिक, ठीक। उपसर्ग, अति उपसर्ग है, ये भी अधिक है संधि, ठीक है। अच्छा, उपसर्ग प्लस संधि से मिलकर बना। यहाँ पे देखो दो कान, तो ये बनेगा नहीं। उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बताना था, ऊपर तो था बना हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा नहीं बना है? दुकान नहीं बना है, क्योंकि मैंने बताया था कि दुकान का अर्थ नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष जानकारियां, ठीक। देखते हैं क्या विशेष जानकारियां होती उपसर्ग के बारे में। पढ़िए इसको, देखिए क्या लिखा है कि प्राय संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं आपके पास? संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग, जबकि हिंदी भाषा में कुल 13 उपसर्ग, और उर्दू में कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये लिखवाऊंगा भी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है। पिछली बार के जो पेपर आए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर, अभी अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। उस पेपर में आपके पास क्या यही क्वेश्चन बने थे कि निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, कौन सा उर्दू भाषा का, या फिर कौन सा हिंदी भाषा का। तो आपको ये बात याद रखनी है कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी भाषा में 13, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। चल अब एक नोट लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए क्या है कि प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ
उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के आसपास ही होता है। प्राय उपसर्ग विधि से बना नया शब्द, यानी जब उपसर्ग के माध्यम से कोई नया शब्द बनता है तो जो उपसर्ग का भावार्थ यानी जो अर्थ होता है और जो मूल अर्थ यानी जो पहले का जो शब्द है उसके अर्थ के आसपास ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है आ धन सत्य। अब मुझे पता है सत्य का मतलब क्या होता है कि जो सच है, और यहाँ पे आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आ का मतलब होता है नहीं से। आ का मतलब होता है नहीं से, यानी शब्द बन गया असत्य, तो असत्य का मतलब हो गया जो सच नहीं है। तो देखो हुआ कि आपके पास बेसिकली कि यहाँ पे जो सच नहीं है ये बन गया, तो इसका जो अर्थ है सच, तो इसके आसपास ही आ रहा है, यानी जो सच नहीं, इन दोनों को मिला दो तो क्या, या तो कह सकते नहीं जो सच है या फिर जो सच नहीं है, तो इसके आसपास ही इसका नया शब्द जो बन रहा उसका अर्थ आ रहा है आपके पास। एक इस माध्यम से भी पहचान सकते हो। अगला है जैसा परिभ्रमण। तो परि का मतलब होता है आपके पास चारों ओर, और भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो देखो परिभ्रमण जब शब्द बना तो क्या बन गया इसका अर्थ, चारों ओर घूमना। ठीक है, तो हो क्या गया बेसिकली ये आपके पास क्या है शब्द बन रहे हैं नए। तो याद रखना जब भी उपसर्ग बनते हैं तो इनके जो अर्थ होते हैं आपके पास, जो पहले के जो शब्द होगा उसके आसपास ही नए शब्द जो बनते हैं उनका अर्थ आसपास ही होता है कहीं पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास संस्कृत। ठीक, संस्कृत के उपसर्ग, अब मैंने कहा था आपके कि कुछ उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा के, उनको आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए संस्कृत के उपसर्ग में बता चुका हूँ आपको कि संस्कृत भाषा में कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये सारे लिखे यहाँ पे से देख लीजिए एक बार। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दुर, दुस, दु, दु के आगे विसर्ग लगा है यहाँ पे। ठीक है, दु होगा। नी कोमा निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वी, सम और सु, ये आपके पास क्या है संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। तो एक बार इनको काउंट कर लीजिए कि 22 है या नहीं है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 है ये। ठीक है, तो याद रखना संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। तो इन्हीं में से याद रखना आपके पास ये जो उपसर्ग है ना, इन्हीं में से कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपके पास कि निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, पूछ सकता है इसी को देख करके कि निम्न में से कौन सा संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप जैसे मैं आगे समय कर रहा था कि कु प्लस पुत्र, तो कु का अर्थ होता है बुरा, तो वो मुझे कैसे पता है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास उपसर्ग होते हैं उनका कोई व्यक्तिगत क्या होता है अर्थ भी होता है। जैसे यहाँ पे शब्द देखिए उपसर्ग लिखा है अति, और अति का जो भावार्थ यानी अर्थ होता है वो किस में लिया जाता है, अति का अर्थ लिया जाता है अधिक से या फिर ऊपर से। जैसे निर्मित शब्द यहाँ पे अति धन रिक्त, अति का मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक या फिर ऊपर, और रिक्त का मतलब खाली। जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना अतिरिक्त, तो अति का मतलब है इससे अधिक जो खाली है। ठीक, तो या इसके ऊपर जो खाली है। ठीक है, तो कहते हैं ना अतिरिक्त। तो जैसे शब्द अति धन अधिक, अत्यधिक यानी ज्यादा से भी ज्यादा, अधिक से भी अधिक, ऐसी है। दूसरा अति धन आचार। ठीक, अति का मतलब होता है आपके पास अधिक, और आचार का मतलब जो व्यवहार आप करते हो तो उसे कहते हैं अत्याचार। ठीक है, चलिए तो देखो क्या चीज है आपके पास कि इन दोनों पर देखा मैंने लिखा है कि अत्यधिक और अत्याचार, इन दोनों पर पहला अधिकार संधि का होता है और दूसरा अधिकार उपसर्ग का होता है। इन दोनों पर पहला अधिकार हमेशा किसका होता है, संधि का होता है। लेकिन अगर संधि ऑप्शन में नहीं है तब जाके आप क्या करोगे, उपसर्ग पे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहला आपको याद रखना है कि इन भावार्थों, जब तक आपको इन शब्दों के अर्थ नहीं पता चलेंगे ना, एक बार जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इनके अर्थ जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अति का हमने देख लिया उपसर्ग, अब आगे देखते हैं अगला है आपके पास। ठीक है, उपसर्ग। ठीक, अगला है अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ किस में लिया जाता है, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान या फिर मुख्य। ठीक, अधि का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कहते हो अधिकार, अधिपति, अधिश्रेष्ठ, अध्यक्ष। तो अधि जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान या फिर मुख्य। और निर्मित शब्द क्या बन गए, जैसे अधिकार है। ठीक है, अधि याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ढूंढते हैं कि उपसर्ग कैसे है। ठीक है, तो उसकी भी मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी फिलहाल इसको समझे। जैसे शब्द है अधि धनकार, तो अधि का मतलब होता है क्या, ऊपर,
या फिर ऊंचा या फिर प्रधान या फिर मुख्य या फिर श्रेष्ठ, ठीक है। अधिपति, अध्यक्ष, तो ये सारे क्या है आपके पास उपसर्ग से बने शब्द है। ऐसे अगला है अनु। अनु की अगर मैं बात करूं तो इसका भावार्थ क्या होता है, पश्चात, समानता, स्वयं या फिर पीछे। और निर्मित शब्दों की बात करूं तो शब्द बन गया जैसे अनुशासन, अनुरूप, अनुकरण। अगला आपके पास उपसर्ग अप। अप का जो अर्थ लिया जाता है, जैसे आप कहते हो अपमान, ठीक, तो अप का अर्थ होता है लघुता से, छोटे से या फिर हीनता से या फिर अभाव से। शब्द आपके पास जैसे अपमान, ठीक, यानी मान में क्या होना, देखो मान तो मतलब आपको जानते हो मान सम्मान जो होता है, ठीक है। और अप का मतलब होता है अभाव, यानी मान में जो मान में जो कमी आ गई, जो अभाव है, तो उसी को तो कहते हैं अपमान। जब आप कहते हैं कि आपने मेरा अपमान किया, यानी मान नहीं किया, सीधा मतलब ये है। अपकीर्ति, ठीक, यानी जो कीर्ति है उसमें क्या लग गया, अभाव आ गई, यानी कमी आ गई। अपहरण, ठीक, अगला क्या है, हरण। हरण का मतलब होता है चोरना या फिर चुराना, किसी को लेके जाना, ठीक है, अपहरण। तो ये सारे शब्द क्या आपके पास उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला है उपसर्ग अधि। अधि उपसर्ग का मतलब अभी। अभी का मतलब होता है आपके पास अर्थ होता है श्रेष्ठ, पास, अति या अधिकता से। जैसे आप कहते हैं अभिमान, अभिमान का होता है आपकी यानी अधिक, आपको क्या, जैसे आप कहते हैं मुझे अभिमान है, यानी मुझे अपने पे अधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या मान है, ठीक है, गर्व है। ऐसे अभिसार, अभिप्राय, ठीक है। चल अब देखिए, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा उपसर्ग समझ में या आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कैसे करते हैं उसको, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जैसे शब्द लेता हूँ मैं एक, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं यहाँ पे, असत्य। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि असत्य में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इसको तोड़ना है, ठीक। एक तो शब्द आ, दूसरा क्या बन गया, सत्य। अब याद रखना, जब आप दो शब्दों को जोड़ोगे, एक तो उपसर्ग आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, शब्द आ जाएगा। तो कभी भी क्या होगा, एक जो शब्द बचेगा आपके पास, वो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई अर्थ जरूर देगा। अगर आपको सपोज उपसर्ग का अर्थ नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता है कि सत्य का मतलब एक अर्थ होता है जो सच, तो यानी ये सत्य तो एक पूरा शब्द हो गया। तो बचा क्या यहाँ पे, आ क्या बच गया, उपसर्ग बच गया। ऐसे अगला शब्द देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे आप कहते हैं अत्यधिक, तो अत्यधिक में क्या हो रहा है बेसिकली, आप देखिए एक शब्द अत्यधिक जब कहते हो ना, तो एक शब्द आपको दिखेगा अति, ठीक, दूसरा ये संधि होती है यहाँ पे, ठीक है, अति, और दूसरा क्या मिल गया, अधिक। अगर आपने संधि देखी होगी तो संधि में पता है अत्यधिक बनता है आपके पास, ठीक। ई का क्या बन जाता है, ई का बन जाता है या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अति, देखो एक शब्द हो गया, अगर इसका भी अर्थ नहीं पता तो अधिक तो एक शब्द होता है, तो यानी कोई एक सार्थक शब्द होना चाहिए दोनों में से कोई एक, तभी आप पता लगा पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे शब्द है अपहरण, तो अगर अप का नहीं पता तो हरण का आपको पता, यानी चोरी करना, किसी को ले जाना। यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा है, तो जैसे शब्द अपकीर्ति, तो आपको पता है कीर्ति तो एक शब्द है। जैसे अपमान, आपको पता है कि अपमान में अप शब्द है और मान से बना है, यानी मान का तो एक अर्थ होता है अपना। ऐसी जैसे शब्द है अभिमान, अभिसार, अभिप्राय, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, आप इस माध्यम से भी समझ सकते हो कि जिनमें आपको नहीं पता तो वहां पे ये देखना है कि जो उपसर्ग को हटा देना और जो शब्द बचेगा वो हमेशा कैसा बनना चाहिए, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है कि अपना उसका कोई एक व्यक्तिगत अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास शब्द है आगमन, आपको बताना है, जैसे एग्जाम में आ गया कि आगमन में कौन सा उपसर्ग, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा है, तो इसको तोड़िए। देखो एक शब्द तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, यानी गमन जो शब्द है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा शब्द है, गमन, यानी ये तो गमन का मतलब होता है जाना, ठीक। गमन का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कहते हो ना आगमन, ठीक, गमन का मतलब होता है जाना और उसमें आ जोड़ दे तो बन गया आगमन, यानी आना, ठीक। तो गमन का मतलब होता है जाना, तो ये तो एक शब्द अर्थ दे रहा है पूरा, और ये जो शब्द है ये इसमें लगा हुआ है, तो सीधा सीधा पता चल गया इसमें आ उपसर्ग है। ऐसे शब्द है जैसे आजन्म, तो आपको पता आजन्म में एक पूरा शब्द कौन सा जो अर्थ दे रहा है, वह है जन्म, जन्म का एक अर्थ होता है, तो बचा कौन सा आ, इसमें आ उपसर्ग आ गया। ऐसे शब्द है आदान, पूछ लिया आदान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता दान क्या है, एक शब्द है जो एक अर्थ देता है, दान का मतलब होता है दान देना, किसी को चीज देना, ठीक है। चल, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी आप क्या करते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके माध्यम से भी कर सकते हो कि जो दो सार्थक शब्द होंगे
उनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो। बस हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी कोई शब्द दे देगा, कोई सा भी शब्द दे देगा, तो उसमें से किसी एक सार्थक शब्द को निकाल देना। जब आप सार्थक शब्द को निकाल दोगे तो जो बच जाएगा उसी को क्या कहेंगे, उस उपसर्ग कहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए जैसा शब्द है आपके पास, जैसे शब्द है आपके पास परिकल्पना, तो परिकल्पना में कल्पना तो एक शब्द है, तो बचा क्या, परि बच गया। यहाँ पे परिपूर्ण है तो परिपूर्ण में क्या बच गया, पूर्ण एक शब्द होता है, तो बचा क्या, परि। ऐसे यहाँ पे उत्साह, तो यहाँ पे क्या, साह एक शब्द होता है, ठीक, जो साहस से लिया जाता है। अगला कर्ष, ठीक, यहाँ पे शब्द देखो उत्कर्ष, तो कर्ष है यहाँ पे, ठीक, कर्ष का मतलब है करने वाला, तो यहाँ पे उत उपसर्ग है। तो ता, क्योंकि जैसे यहाँ पे ता तो आधा ता है, तो आधा ता आपको पता कैसे लिखते हैं, ऐसे ये इस प्रकार से बना आपके पास, तो ये उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो शब्दों का। जैसे यहाँ पे उपसर्ग लिखे परि, परि का अर्थ लिया जाता है बेटा आसपास या चारों ओर से। ठीक है, निर्मित शब्द की बात करें तो परिपूर्ण बन जाएगा, परिकल्पना बन जाएगा। उत की बात करूं तो उत्साह हो जाएगा और उत्कर्ष हो जाएगा। अगला आपके पास हिंदी भाषा के उपसर्ग। ठीक, ज्यादा नहीं लिखवाए मैंने, कुछ कुछ लिखवाए हैं। ठीक है, चलिए बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी बुक से, उपसर्ग में ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब देखिए शब्द है हिंदी की उपसर्ग। हिंदी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हिंदी भाषा में कुल कितने उपसर्ग होते हैं आपके पास, कुल 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं। 13 कौन कौन से, देखिए यहाँ पे आ होता है, अन्न होता है, ठीक, अन्न एक पे तो हलंत नहीं होता लगा हुआ, और एक पे हलंत लगा होता है, तो दो प्रकार के अन्न होते हैं आपके पास। ठीक है, चलिए तो दोनों का प्रयोग मिलता हमें कई बार। चलिए अगला आपके पास अध, उन, ओ, कु, कोमा स, कोमा का, कोमा सु, कोमा नी, कोमा दु, बिन और बद, ये सभी क्या है, हिंदी भाषा के उपसर्ग, जिनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आप शब्द देख लीजिए आपके पास, जैसे उपसर्ग आ, ठीक है, तो आ का सेंस लिया जाता है अभाव में या नाश, निषेध का मतलब होता है नहीं से। जैसे शब्द अछूत, तो छूत का मतलब हो गया छूना, और आ उपसर्ग यानी अछूत, आ का मतलब होता है नहीं यानी निषेध यानी मनाही, यानी अछूत किसे कहते हैं, जिसे छूना नहीं है। अज्ञान, आ का मतलब होता है नहीं से या अभाव से, यानी वह है नहीं, तो अज्ञान का मतलब जिसे क्या, ज्ञान का क्या है, अभाव है। ठीक है, ऐसी आ प्लस गे, अज्ञेय पहुंच जाता है। ऐसी अनमोल हो गया, अनपढ़ हो गया, अंधिकार। ठीक है, अंधिकार को आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, ये वाला जो आपके पास एग्जाम में आता है वर्तनी शुद्धिकरण में, कि अंधिकार कैसे लिखा जाता है या फिर शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो वहां पे अंधिकार कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आपके पास। ठीक है, बढ़ते आपके पास अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ लिया जाता है आधे के सेंस में, जैसे आप कहते हो ना अधपका, अधपका का मतलब होता है आधा, ये क्या है, आधा पका हुआ है। जैसे लिखे अधखिला, अधखिला का मतलब है कि आधा खिला हुआ है। ठीक है, चल अगला है शब्द उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग है उन, उनका सेंस लिया जाता है एक कम से, किससे, एक काम नहीं होता, एक कम होगा, इसे सही कर देना यहाँ पे। ठीक है, उपसर्ग का जो अर्थ लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, एक कम से लिया जाता है। ठीक है, इसको कर लेना इंपॉर्टेंट, ये इसकी वर्तनी पूछी जाती है एग्जाम में, इसका होगा एक कम। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप कहते हो जैसे 49, तो 49 का मतलब हो गया कि 50 से एक कम, वही तो होता है 49। जैसे आपने लिखा 59, तो 59 का मतलब क्या हो गया कि 60 से एक कम। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि यह अध जला है, अध जला का मतलब है कि आधा जला हुआ। ठीक है, तो देखो आराम से पहचान लोगे, पका का मतलब है पकाना, जला का मतलब जला हुआ, खिला का मतलब जो खिल रखा है। ठीक है, तो ये सब आसानी से पहचान सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा रूल आपके पास प्रत्यय में आ जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय में परिवर्तन होता है। चलिए अगर एग्जामिनर को पेपर ज़्यादा टफ बनाना तो आपके पास उपसर्ग में नहीं फंसता बंदा फंसता आपके पास प्रत्यय में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला आपके पास ओ उपसर्ग। ओ उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है हीन से या निषेध से। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ओ गुण, यानी जिसमें गुण नहीं है। जैसे आप कहते हैं औलाद, तो लाद का मतलब होता है बोझ, जैसे कहना कि मैं अपनी पीठ पर लाद दूंगा मतलब बोझा आपको। ठीक है, तो औलाद। ठीक है, ओ का मतलब होता है हीन, निषेध यानी बोझा नहीं है जो। ठीक,
ऐसे ही अगला है उपसर्ग कु। तो कु का मतलब हो गया, अच्छा अगर आपको नहीं भी आ रहा अर्थ समझ में, तो जैसे शब्द है अवगुण, तो अवगुण में पूछ लिया कि कौन सा उपसर्ग है, तो गुण तो आपको पता है, गुण एक क्या होता है, एक शब्द है। ऐसे लाद मतलब बोझ, वो भी एक शब्द है, ठीक है। अगला कु उपसर्ग का मैं बता चुका हूं तुम्हें आपको कि बुराई से इसका सेंस लिया जाता है, बुरे से, बुराई, हीनता, नीच या फिर कुत्सित से। जैसे शब्द है कुख्यात, कु का मतलब बुरा, ख्यात मतलब जो प्रसिद्धि है, यानी बुरे में जो प्रसिद्ध है उसी को तो कहते हैं कुख्यात। जैसे आप कहते हैं ना कि कुख्यात बदमाश या कुख्यात डाकू, तो यानी जो बुरी तरीके से जिसकी ख्याति हुई है, बुरे में जिसकी ख्याति, बुरे कामों को करने में। अगला है कुरूप, यानी जिसका रूप क्या नहीं, जिसका रूप कैसा है, बुरा हुआ है, उसे कहते हैं कुरूप, ठीक। कुसमय यानी बुरा समय, उसे कहते हैं कुसमय, ठीक। जैसे आपके पास दुकाल भी होता है बुरा समय, ठीक है, तो वहां पे दू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कुसमय, तो कु उपसर्ग है। अगला है उपसर्ग सा। सा का मतलब दिया जाता है साथ से या फिर श्रेष्ठता से या फिर अच्छे के सेंस में। जैसे शब्द है सहित, सावधन हित, ठीक, यानी साथ में है जिसके हित में, जो सबके साथ का मतलब है श्रेष्ठ, अच्छा या हित। सपूत, साथ जो सही है, जो अच्छा है, जो पुत्र का मतलब बेटा, तो दो होते हैं, एक होता है सपूत, सपूत का विलोम होता है कपूत। तो सपूत कहते हैं जो क्या होता है अच्छा बेटा, तो सा उपसर्ग का मतलब हो गया अच्छा, पुत्र का मतलब बेटा, यानी जो अच्छा बेटा उसे कहते हैं सपूत, और कपूत आपको पता है जो बुरा बेटा होता है, ठीक है। अच्छा, अगला उपसर्ग है का उपसर्ग। का उपसर्ग का जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है बुराई से, जैसे बुराई हो गई, हीनता हो गई, या बीच से, ठीक है। जैसे शब्द है आपके पास कपूत, तो का मतलब हो गया बुराई से, और पूत मतलब बेटा, पुत्र, तो यानी कपूत यानी बुरा बेटा, ठीक है। कजली, का मतलब हो गया यानी बुरा हुआ, बुरा जो जला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उपसर्गों का अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप फिर अगर आपको अर्थ भी नहीं पता, तो एक बात याद रखना कि सिर्फ उसका कोई एक जो शब्द होगा वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। चलिए, अगला आपके पास उपसर्ग सु उपसर्ग। तो अगर मैं सु उपसर्ग की बात करूं, तो सु उपसर्ग जो है आपके पास, वो उसका अर्थ लिया जाता है श्रेष्ठता से या फिर अच्छे से। सु उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है श्रेष्ठता से या फिर अच्छा में। जैसे आप कहते हो सुलभ, ठीक है, ये भा है यहाँ पे, या मत लिख देना है इसको, ये है सुलभ। तो जैसे कहते हैं कि वह सुलभ है, सुलभ का विलोम होता है आपके पास दुर्लभ। सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो सके, और दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त ना हो सके, ठीक है। चलिए, अगला है सुगति। तो सु का मतलब होता है अच्छी, गति का मतलब जैसे कहते हैं सुगति, ठीक। सुगंध, जिसमें अच्छी गंध है। ऐसे अगला उपसर्ग नी। नी का जो अर्थ लिया जाता है निषेध से, अभाव से या रहित से। निषेध का मतलब होता है मनाही, कि जिस काम को करने की क्या हो, मनाही होती। जैसे निडर, नी का मतलब क्या, निषेध यानी नहीं। निडर किसे कहते हैं, जो डरता नहीं है, ठीक है। चलिए, या फिर अभाव, जिसमें क्या डर का अभाव हो, उसे क्या कहेंगे, निडर। ऐसे निकम्मा, तो निकम्मा मतलब, कम्मा मतलब जो कमाने वाला है, और नी का मतलब जो क्या है, कमाता नहीं से, यानी नहीं कमाता है, जो निहत्या, जो हत्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारे पास हिंदी भाषा के हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास उर्दू भाषा की उपसर्ग। अब देखिए, उर्दू भाषा के उपसर्गों की मैं बात करूं, तो उर्दू भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं आपके पास, 19 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, एन, फी, बिल, बिना। यानी जो शब्द आपके पास क्या ऐसे लगते हैं जो भारीपन होता है जिन शब्दों, जैसे आप कहते हो कम, खुश, ठीक है। जिन शब्दों में जब आप जैसे खुश से कोई शब्द बनाओगे, जैसे आप शब्द बनाओगे कमसिन, तो कमसिन जब बोलते हो ना तो आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा निकलती है, शब्द कम, एक बोलो कि कमसिन, कमसिन, ठीक है, जैसे गले से आवाज़ निकल रही हो, ठीक है। ऐसे देखो, कम का अर्थ होता है आपको, कम का अर्थ आपको पता है, कम से या थोड़ा से होता है, या हीन से। जैसे आप बोलते हैं कम सिन, ठीक, थोड़ा जो सीन है, ठीक है, सॉरी, कम सिन, तो क्या बनेगा, कम सिन। अगला जैसे है कम उम्र, यानी जिसकी क्या है, थोड़ा सा उम्र है, जो कम उम्र का भी। ऐसी उपसर्ग है खुश। खुश जैसे शब्द बना जाता है खुश मिजाज, ठीक। तो ये सभी आपके पास उर्दू भाषा के शब्द हैं, ठीक है। जैसे खुश मिजाज, मिजाज का मतलब आपका मूड कैसा है। खुशबूदार, ठीक, खुश मतलब अच्छी, और बुदार मतलब आपके पास क्या, खुशबूदार कैसे कहते हैं, इसमें अच्छी बू होती है। खुश किस्मत, किस्मत का मतलब आपको पता है, खुश का मतलब अच्छी किस्मत।
ऐसे अगला उपसर्ग आपके पास बा। बा का मतलब होता है साथ में, जैसे आप कहते हो बाकायदा, ठीक, चलेगा, यानी और बाइज्जत, जैसे कहते हो कि इज्जत के साथ में, जैसे कहते हैं कि आपको बाइज्जत बरी की जाती है, यानी आपको इज्जत के साथ में क्या किया जाता है, बरी किया जाता है। जैसे अगला आपके पास उपसर्ग बर। बर उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है ऊपर, पर, बाहर से, जैसे शब्द है बर्दाश्त, ठीक है, यानी अब जिसका ना कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी बर्दाश्त का मतलब है कि मैं उसे अब झेल नहीं सकता, यानी मैं एक किस्म से उसे हम सहन नहीं कर सकता, कि सहन करने से बाहर हो गया। बर्खास्त, बाहर कर देना, ठीक है। चलिए अगला शब्द है आपके पास, जैसे अगला है उर्दू का शब्द आपके पास गैर। तो ये वाले तो बहुत इजी होते हैं, गैर मुल्क, जैसे खुशबूदार, ठीक है, ये बहुत कम भी पूछे जाते हैं। जैसे शब्द गैर, गैर का जैसे आप सुना कि गैर पराया, ठीक है, तो गैर का मतलब होता है पराया से या भिन्न या दूसरा कोई, ठीक, जैसे आप कहते हो कि गैर मुल्क, तो गैर मुल्क का मतलब हो गया पराया मुल्क। तो निर्मित शब्द क्या बन गया, जैसे गैर मुल्क हो गया, गैर सरकारी बन गया, गैर हाजिर, तो इसका मतलब है कि गैर का मतलब हो गया भिन्न है जो मुल्क से, उसे कहते हैं गैर मुल्क, ठीक। गैर सरकारी जो इससे क्या है, अलग से है, ठीक है, सरकारी से अलग है। ऐसे गैर हाजिर, गैर हाजिर का मतलब होता है आपके पास जो क्या है, इससे गैर हाजिर मतलब जो दूसरा आपके पास हाजिर नहीं है, या फिर जो हाजिर नहीं भिन्न हो गया, ठीक है। उपसर्ग अगला दर। दर का अर्थ लिया जाता है में से, यानी अंदर की, ठीक, जैसे कहते हैं दर असल, ठीक, असल में, ठीक है, दरमियान। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो आपके पास क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके पास उपसर्ग हम। जैसे हम का मतलब होता है साथ में रहने वाला, जैसे या फिर बराबर का, जैसे आप कहते हो ना हम सफ़र, हम का मतलब हो गया साथ में रहने वाला, उस सफ़र का मतलब हम सफ़र में ना साथ सफ़र करने वाला, यानी जो आपके पास क्या करता है, आपके साथ सफ़र करता हो, यानी यात्रा करता हो, तो साथ में यात्रा करने वाले को कहते हैं हम सफ़र, जो आपके साथ साथ वो रहता हो। हम वतन, एक ही वतन के, यानी साथ में रहने वाले जो एक ही वतन में रहते हो। ऐसे हम उम्र, एक ही उम्र के, यानी बराबर उम्र का, ठीक है। तो ये जो सारे आपके पास किस भाषा के, उर्दू भाषा के, ठीक है। चलिए अगला आपके पास अंग्रेजी भाषा के। ये बड़े इजी होते हैं आपके पास अंग्रेजी भाषा के, और बहुत कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते ये वाले, क्योंकि बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा में एक कॉलम बनाया उपसर्ग का, दूसरा भावार्थ का, और तीसरा बनाया है निर्मित शब्द का। तो उपसर्ग जैसे सब, जैसे सब के मतलब होता है अधीन या नीचे, जैसे आप कहते हैं सब इंस्पेक्टर, ठीक, तो यानी नीचे जो इंस्पेक्टर है, ऐसा सब डिवीजन, जो डिवीजन नीचे है। ऐसे डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, जैसे आप कहते हो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। तो डिप्टी का मतलब होता है जो साथ में, यानी सहायता करने वाला या सहायक। अगला है आपके पास जनरल। जनरल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य, जो प्रधान है या फिर जो क्या है, मुख्य। जैसे शब्द है जनरल मैनेजर, यानी जो प्रधान, यानी जो मुख्य आपके पास क्या है, मैनेजर है। जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी क्या है, मुख्य या प्रधान है। ऐसी वाइस, वाइस का मतलब होता है सहायक, जैसे आप कहते हो वाइस राय, तो यानी जो सहायक है। वाइस चांसलर, जो सहायक है, जो चांसलर, ठीक है। अगला है चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य, जैसे आप कहते हो चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर का मतलब होगा कि वह मिनिस्टर जो क्या है, मुख्य है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को बोला जाता है सीएम, यानी चीफ मिनिस्टर, तो यानी जो मुख्यमंत्री है। तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे आप कहते हो चीफ मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री। अगला है चीफ सेक्रेटरी, यानी जो मुख्य सेक्रेटरी हो गया। अगला है हेड। हेड का मतलब होता है मुख्य से, ठीक, जैसे हेड मास्टर और क्लर्क हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य उपसर्ग है, जैसे उपसर्ग भावार्थ और निर्मित, जैसे सम। सम का मतलब होता है साथ या बराबर से, इसमें हलंत नहीं लगा है। जैसे समकक्ष, यानी जो बराबर की कक्षा में पढ़ता है, समकालीन, जो मेरे काल का हो। अगला है सम, जिसमें उपसर्ग लगा, उसका मतलब होता है सामने, जैसे कहता है समक्ष, मेरे सामने जो खड़ा है, समग्र, मेरे आगे जो है। अगला है सत, ठीक, ये वाला याद रखना कि ये वाले एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बच्चे इनमें गलती कर देते हैं हलंत की मात्रा में, ठीक। उसके लिए आपको संधि दिखनी चाहिए। ये वाला जो हो गया इंपॉर्टेंट आपके पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट, और ये वाला भी, ये तीनों के आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें हलंत लगा होता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे आपके पास सम से बन गया सामने, समक्ष से समग्र। सत का होता है अच्छा या श्रेष्ठ, जैसे आप कहते हो सज्जन, सत्कर्म, ठीक। सज्जन, अब कई बार पूछता ना एग्जाम में, सत जैसे शब्द है सज्जन,
अब कैसे पहचानो कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, क्योंकि यहाँ तो क्या आ रहा है, जन तो मिल रहा है लेकिन सज हो रहा है, तो बेटा इसके लिए आपको व्यंजन संधि देखनी पड़ेगी, क्योंकि व्यंजन संधि का रूल क्या था कि सत प्लस जन से बनता है, यानी ता परिवर्तित हो जाता है जा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि भी है आपके पास, तो व्यंजन संधि का रूल फॉलो होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगला है सतकर्म, तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे सत ही आएगा। ऐसे अगला है स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद या अपने आप से। ठीक है, तो इसका हो गया क्या, जैसे स्वयंभू, अपने आप जो उत्पन्न हुआ, स्वयं से। नि उपसर्ग, नि का होता है जैसे बिना से या फिर निषेध से, जैसे आप कहते हैं निशब्द, यानी बिना शब्द के। ठीक है, वह निशब्द हो गया, यानी कुछ शब्द ही नहीं निकले उससे। तो ये आपके पास क्या थे, कुछ उपसर्ग थे हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो आज हमने उपसर्ग पढ़ लिया, उपसर्ग के लिए इतना ही। बाद बाकी अगर इसके प्रैक्टिस सेट होते तो मैं प्रैक्टिस सेट जरूर करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर हो जाएगा वो होगा हमारा कौन सा, वो होगा हमारा प्रत्यय का। इसके बाद हम प्रत्यय को करेंगे। ठीक है, तो आप पहचान लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एक बार आप लोग क्या करना कि जो कोई भी प्रैक्टिस बुक हो अगर आपके पास घर में, तो उस बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, उपसर्ग जो होता है हमेशा वो शब्द की कहाँ पे लगता है, शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, शब्द की शुरुआत में हमेशा उपसर्ग लगते हैं, जबकि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाता है कि शब्द की शुरुआत में किन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना कि हमेशा उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग बाद में होता है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, बाद में होता है। ठीक है, चल, ऐसी उपसर्ग को बताने के लिए दूसरा क्या था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, उपसर्गों का अर्थ नहीं समझ पा रहे या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं याद करने के लिए, तो सीधा सीधा मतलब कि जो भी शब्द उसमें से जो सार्थक शब्द छुपा हुआ है, सार्थक यानी जिसका कोई एक क्या होता हो, कोई एक अर्थ देता हो अगर कोई, तो वो शब्द हटा लीजिए, और उसको हटाने के बाद जो बच गया आपके पास वही क्या होगा, वही क्या बनेगा, उपसर्ग रहेगा। ठीक है, पर शर्त एक है कि आपके पास जो सार्थक शब्द है उसका कोई एक अर्थ होना चाहिए। ठीक, अपना कोई एक व्यक्तिगत अर्थ देता हो। ठीक है, तीसरा, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया उपसर्ग में कि एक और आपको चेक कर दी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मैं करवा चुका हूं, उसको जरूर देख लेना। जैसे शब्द था हमारे पास सज्जन, अभी सज्जन करवाया मैंने, तो सज्जन में आपको नहीं पता चलेगा कि ये कैसे यहाँ पे सत उपसर्ग हुआ है। तो बेटा ये जो शब्द है इससे ऐसे मिलके बनता है कि ता के बाद अगर जा आए तो ता का क्या बन जाता है, जा बन जाता है। तो ये शब्द बनता है सज प्लस जन। ठीक, तो जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, आधा जा आ जाएगा। तो ये, तो इसलिए यहाँ पे सत उपसर्ग है यहाँ पे, जिसपे हलंत लगा होता है। ठीक, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप क्या कर दोगे, वो व्यंजन संधि को देखोगे एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।